महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर प्रेषित किए जाएंगे। अभी एनटीपीसी का भी एग्जाम होने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए जीव विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न को प्रेषित किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जिस विषय के बारे में जानना है, सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द है। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। तो बायो का जो अर्थ होता है, बायो का अर्थ होता है लाइफ। अब बायो में लॉजी के एलओजी बीआईओ एलओजी बाई, एलओजी का अर्थ हो गया टू स्टडी, टू STUDY, तो जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी शब्द का अर्थ हो गया जीव। प्लांट में भी लाइफ है और एनिमल में भी लाइफ है। हम लोग एनिमल हैं, हम लोगों में भी जीवन है, और प्लांट में भी लाइफ है। दोनों के बारे में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, यह प्रश्न है। लैमार्क और ट्रेविरेनस, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801-2 में, शरीर भी है 1801-2 में, कहीं एक रहता है कहीं दो रहता है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। बायो का अर्थ होता है लाइफ और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी। लाइफ के बारे में जो स्टडी किया जाए वही है बायोलॉजी। तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट। और वे फ्रांस और जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? लैमार्क फ्रांस के और ट्रेविरेनस जर्मनी के रहने वाले थे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान, जनरली जानना चाहिए। नाउ कम्स टू सेकंड क्वेश्चन। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक, जनक कहते हैं फादर, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहता है? जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया, लेकिन इसके फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहता है? दोनों का उत्तर है अरस्तु, यूनान के रहने वाले अरस्तु, एरिस्टोटल। अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा था, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। तो दो क्वेश्चन फिनिश। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधा, प्लांटेशन। तो वनस्पति विज्ञान को बोटनी कहते हैं। बोटनी के जनक किसे कहा जाता है? बायोलॉजी का हो गया, जूलॉजी का हो गया। अब है तीसरा प्रश्न है, बोटनी वनस्पति पादप प्लांट्स के जनक कौन है? तो इसके जनक है थियोफ्रेस्टस। केवल आपको याद करना है, ऐसे ही बायोलॉजी में अधिक याद करना रहता है, याद करने में ठीक हो जाए, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अगला प्रश्न है जीवाश्मिकी, पैलेंटोलॉजी। जीव जंतुओं के अवशेष जो होते हैं उनको जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्मिकी, और उसमें और है जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी तथा सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। ये तीनों के फादर, जनक क्रमशः कौन है? पहला है जीवाश्मिकी, दूसरा है जीवाणु विज्ञान, उसको कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, और तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म माइक्रोबायोलॉजी। तो तीनों के फादर सबसे पहले के जीवाश्मिकी पैलेंटोलॉजी के जनक है लियोनार्डो दा विंची। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जीनियस, सबसे कुशाग्र बुद्धि, वर्सेटाइल नेचर, विद्वता में सबसे बड़े जीनियस लियोनार्डो दा विंची को कहा गया। वो इटली के रहने वाले थे। तो जीवाश्मिकी के जनक तो लियोनार्डो दा विंची। उसके बाद है जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? तो बैक्टीरियोलॉजी के जनक है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, उन्हीं को कहा जाता है। और तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रो बायोलॉजी के हैं लुई पास्चर। तीनों का नोमेनक्लेचर हो गया, और उसके जो जनक हैं, फादर हैं, उसका भी नाम हो गया। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का, सेल, कोशिका। कोशिका तथा कोशिका सिद्धांत, सेल की खोज किसने की? और सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, दोनों क्वेश्चन में अक्सर बच्चे पढ़ जाते हैं। तो सेल का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। और सेल थ्योरी अगर क्वेश्चन आ जाए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 में किया था। सेल थ्योरी अलग है और सेल अलग है। अगर लिविंग सेल रहता तो लिविंग सेल का होता है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका का सबसे पहले अवलोकन एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर जो ह्यूमन बॉडी है
मानव शरीर की रचना का पता लगाने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? मानव शरीर की रचना का पता लगाने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था उसने कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी? कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी? तो एंड्रियास विशेलियस मानव शरीर की पता लगाने वाले पहले वैज्ञानिक थे और उन्होंने किताब लिखा था ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि मानव शरीर की रचना का पता लगाने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? तो उसका नाम तो आपको याद हो गया, एंड्रियास विशेलियस। और उनका जो किताब है वो किताब का नाम है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, वातावरण। हवा को कहते हैं, हवा का जो आवरण है वो वातावरण है, उसको अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहते हैं। तथा जीव, क्रिएचर, जो प्लांट लाइफ हो या एनिमल लाइफ हो, सभी को जीव, जिसमें जीवन है वही जीवन है। तो वातावरण तथा जीवों के संबंध के अध्ययन को, वातावरण एटमॉस्फेयर जहाँ हवा का लेयर है, और जीव प्लांट लाइफ हो या एनिमल लाइफ हो, इस दोनों के जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। जैव समुदाय और अजैव वातावरण को भी पारिस्थितिकी ही कहा जाता है। क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। अगला एक प्रश्न है डेंड्रोलॉजी, DENDROLOGY। डेंड्रोलॉजी का संबंध डैश 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 के अध्ययन से भरने वाला है। वृक्षों या झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। एक गला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ हायर एग्जामिनेशन पे पूछे गए हैं। पालन पोषण, लिवलीहुड का पालन पोषण द्वारा मानव जाति की उन्नति। मानव जाति आरंभ में कैसे था, आज इतना डेवलप कर गया। तो पालन पोषण बढ़िया ढंग से अगर दें तो आदमी डेवलप होता है। तो पालन पोषण द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन क्या कहलाता है? टर्म है यूथेनिक्स। पालन पोषण द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन यूथेनिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रिका, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्रमशः प्रोटीन, RNA और DNA का अनुपात क्रमशः क्या है? सबसे पहला प्रश्न इसमें प्रोटीन, RNA और DNA का अनुपात कितना है? तो प्रोटीन है 85%। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल किसको कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन को ही कहा जाता है हमारे शरीर में, और बॉडी बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन को कहा जाता है। और आपके न्यूक्लियस में प्रोटीन की सत्ता 85% है, RNA 10% है और DNA 5% है। याद रखना है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन को कहते हैं। इसको गेट वाइज हट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है पादप कोशिका। प्लांट लाइफ में जो सेल्स हैं और एनिमल, हम लोग एनिमल हैं, प्लांट पौधा है। तो पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, प्लांट में तो पाया जाता है, हम लोग एनिमल है, हम लोग में नहीं पाया जाता है, वो है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट जो सेल है वह कौन है? वह है नर्व सेल। लंबे, अगर लार्जेस्ट रहता, सबसे बड़ी कोशिका लार्जेस्ट वो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अगर बड़ी रहेगा तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो सेल है वो सबसे बड़ी है और सबसे लंबी है, वो मानव का है, तो वो आपको नर्व सेल होगा। सबसे छोटी कोशिका 3 हो गया, सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। 3 से क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। लंबी रहेगा तो नर्व सेल हो, बड़ी अगर लार्जेस्ट है तो एग का जो ऑस्ट्रिच के एग का जो सेल होता है वो सबसे बड़ी होता है, लार्जेस्ट होता है। और सबसे छोटी है PPLO, इसको माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है जीवित कोशिका का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ द लिविंग सेल। ऑब्जर्वेशन ऑफ द लिविंग सेल सबसे पहले किसने किया? जो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी को कहते हैं, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ को कहते हैं। तो जिसे जीवित कोशिका का अवलोकन भी सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ ने किया था। तो इस तरह से कुछ प्रश्न है, कुछ प्रश्न और है, इसको देखा जाए। अगला क्वेश्चन है क्रोमोसोम, जिसको गुणसूत्री कहते हैं। क्रोमोसोम की संरचना में कौन भाग लेते हैं? क्रोमोसोम की संरचना में DNA, RNA और प्रोटीन तीनों भाग लेते हैं। माता पिता के गुण, जैसा माता पिता होगा बच्चे वैसे ही होंगे। माता पिता के गुण संतान में स्थानांतरित होते हैं, जैसा होता है वैसा ही आगे संतान में होता है।
या किसके द्वारा होते हैं, स्थानांतरित होते हैं गुणसूत्र के द्वारा, क्रोमोसोम्स के द्वारा ही माता पिता के गुण बच्चों में अगले पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवधारी पौधों और जंतुओं के बीच कड़ी का काम करता है? कौन सा जीवधारी है जो पौधों और जंतुओं के बीच कड़ी के रूप में समझाता है? उसके विकल्प है यूग्लिना। जो पौधे प्लांट और जंतु एनिमल, जंतु को एनिमल कहते हैं, पौधे को प्लांट कहते हैं, के बीच कड़ी का काम करता है वह है यूग्लिना। जो विषाणु वायरस, विषाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वायरस, और वायरस जो होता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। वायरस जब सजीव में वो घुसता है तो वह बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। यहाँ प्रश्न है कि जो विषाणु जीवाणु को संक्रमित कर दे, जीवाणु बैक्टीरिया को संक्रमित कर दे, वे क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। जो विषाणु जीवाणु को संक्रमित कर दे वे क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं, जीवाणु भोजी कहलाते हैं। और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहते हैं, वायरस कहते हैं। सबसे सूक्ष्म जो सूक्ष्म जीव है ना, उसमें सबसे सूक्ष्म वायरस ही है। अगला प्रश्न देखा गया, जीवाणुओं के जनन, जीवाणु जो बढ़ रहे हैं, जीवाणुओं के जनन की सामान्य विधि क्या है? जनरली जो हो जाते हैं वे है बाइनरी फिशन। 1 becomes 2, 2 becomes 4, 4 becomes 8, 8 becomes 16, 1 से 2 हो जाता है, 2 से 4 हो जाता है, 4 से 8 हो जाता है, उसको कहते हैं बाइनरी फिशन। वो क्या कहते हैं? तो जीवाणुओं के जनन की सामान्य विधि है बाइनरी फिशन। 1 becomes 2 and 2 becomes 4 and after that 4 becomes 8, 8 becomes 16, 16 becomes 32, इस तरह से वो बढ़ते चले जाते हैं। अगला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा पूछा था, बोटुलिज्म क्या है? BOTULISM। बोटुलिज्म एक फूड पॉइजनिंग है जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम जीवाणु से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बोटुलिज्म क्या है? बोटुलिज्म एक फूड पॉइजनिंग है जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा होता है। इसको याद करिएगा, बोटुलिज्म क्या है? एक प्रकार का भोजन दूषण है जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, पास्चुराइजेशन क्या है? पास्चुराइजेशन क्या है? दूध के हानिकारक जीवाणु को कितने समय तक, कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से दूध के हानिकारक जीवाणु मर जाते? इसकी दो विधियां हैं। इसकी पास्चुराइजेशन की दो विधि है। एक विधि है 62.5 डिग्री सेल्सियस पर, इसको 63 भी कर सकते हो, कहीं 62 कहता है। 62.5 डिग्री सेल्सियस पर हाफ एन आवर यानी 30 मिनट तक गर्म करके को अचानक ठंडा कर दिया जाए तो दूध के हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। पास्चुराइजेशन का फर्स्ट मेथड है। सेकेंड है कि अगर 71.7 डिग्री सेल्सियस पर मात्र 15 सेकंड तक गर्म करके अकस्मात उसको ठंडा कर देने से दूध के हानिकारक जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पास्चुराइजेशन, लुई पास्चर ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्चुराइजेशन के दो है, एक है 62.5 डिग्री सेल्सियस पर आधा घंटा तक, हाफ एन आवर 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा कर देने से उसके हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। एंड द सेकेंड इज, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, 71.7 कर दिया जाए डिग्री यानी 72 के आसपास कर दिया जाए, तो मात्र 15 सेकंड पर ही दूध के हानिकारक जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। दिस फेनोमेनन, और ये जो घटना है इसको पास्चुराइजेशन कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखा जाए, वह शैवाल, अलगी, शैवाल को समुद्री घास भी कहते हैं। आप कॉलम पर देखते जो काई जो लगा रहा था वो शैवाल ही तो है। वह शैवाल जो लाल सागर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, रेस्पॉन्सिबल है, लाल सागर रेड सी के लिए वह उत्तरदायी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस शैवाल का नाम क्या है। नाम लिख दिया जाए ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, तो रखना पड़ेगा। अब बार बार लिखने का अभ्यास कीजिए, आपको याद है ट्राइको, TRICHO, ट्राइको, डेस्मियम DESMIUM, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम शैवाल के चलते लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख के अभ्यास करेंगे, 2 बार लिखेंगे, 2 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, यदि एक जीवाणु कोशिका, एक छोटा सा निबंध है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 20 मिनट में, चूंकि बाइनरी फिशन होता है, प्रत्येक 20 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? क्योंकि अभी बताया गया कि वहां बाइनरी फिशन 1 becomes 2,
अब प्रत्येक 20 मिनट में वो डबल हो जाता है, तो 1 घंटे में 3 बार 20 मिनट होगा। 20 मिनट है ना, 3 टाइम्स 20 मिनट, 20 मिनट, तो 1 becomes 2 in 20 minutes and 2 becomes 4 in another 20 minutes and 4 becomes 8 in another 20 minutes. It means 1 घंटा में वह 3 बार होगा, फिर अगले घंटे में भी होगा और अगले घंटे में भी 3 बार होगा। तो इसको अगर ऐसे कर दिया जाए, अगले घंटे में 3 बार अपला में, तो आधार अगर सेम हो तो गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 6, तो 2 गुने 2 कर दीजिए, अब फिर 2 गुने 2 कर दिए, 2 गुना 4 गुना 8 2 64, 2 के पावर 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो कितने जीवाणु हो जाएंगे, 2 के पावर 6 जो आएगा आंसर हम कर लेंगे। अगला एक प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, बिना समझे हुए ये नहीं बनता है अक्षर। एक जीवाणु कोशिका 1 घंटे में 1 प्याला भरने के लिए 1 मिनट में 1 बार विभाजित होती है। 1 मिनट में 1 बार जाती है। अगर प्याला में कोई चीज अगर आधा है तो हाफ एंड हाफ इक्वल टू 1। इसको समझना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक जीवाणु कोशिका 1 घंटे में 1 बार, एक घंटे में 1 प्याला भरने के लिए 1 मिनट में 1 बार विभाजित होती है, तो आधा प्याला भरने के लिए उसको कितना समय लगेगा? पूरा भरने में 1 आवर लग रहा है, तो आधा भरने में कितना समय लगेगा? थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, बगैर समझे हुए इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे जो गलत है। आइए देखते हैं इसको। पहले एक प्याला का चित्र बनाते हैं, फिर आप समझिए। अगर ये प्याला है, मान लीजिए कि ये प्याला ऐसे है, यहाँ पूरा तो कर देंगे तो इसी तरह फुल 1 हो गया। यहाँ अगर यहाँ से यहाँ करेंगे तो ये आधा हो गया, तो आधा प्लस आधा, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1 होगा। तो पूरा भरने में ये क्वेश्चन है कि एक जीवाणु कोशिका को 1 घंटे में, 1 घंटा में 60 मिनट्स, 1 घंटा में तो पूरा भर जाता है, 60 मिनट भर जाता है। और यहाँ प्रश्न है 1 मिनट में 1 बार विभाजित होता है। जैसे वो विभाजित होता है, पहले ही बताया कि बाइनरी फिशन होता है। अगर हाफ है तो फिर अगला हाफ हो जाएगा, और हाफ में अगर हाफ जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हाफ है और अगला बार जो और डिवीजन होगा उसका तो इतना ही और बन जाएगा। इट मीन्स अगर 1 घंटा में 60 मिनट्स है, तो अगर 1 मिनट में ही वो विभाजित जब हो रहा है तो मान लीजिए कि आधा हुआ और अगला मिनट में अगर आधा हो जाएगा तो आधा और आधा 1 हो जाएगा। इट मीन्स अगर यह पूरा 60 मिनट में भर रहा है, क्योंकि 1 मिनट में विभाजित हो रहा है, तो आधा भरने में उसको 59 मिनट लगेंगे, 59 मिनट लगेंगे, और पूरा भरने में 7 लगेंगे, क्योंकि 1 मिनट में आधा प्लस आधा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, समझने के बाद ही इसको आप बनाएंगे, और नहीं तो ऐसे जनरल बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 59 मिनट। इस तरह से बायोलॉजी के जो अति महत्वपूर्ण था, और पहला दिन जो वीडियो प्रेषित किया जा रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया गया। उसके बाद बोटनी है, जूलॉजी है, पैलेंटोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी दिया गया। उसके फादर कौन है, उसके बाद जीवित कोशिका का अवलोकन सबसे पहले किसने किया, उसके बाद डेंड्रोलॉजी, इकोलॉजी आदि आदि कुछ टर्म दिए गए हैं। तो एग्जाम्स में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इस टर्म को भी आप याद रखेंगे। फिर आगे एनटीपीसी का एग्जाम आपके होने वाले हैं, उसमें बायोलॉजी के प्रश्न, फिजिक्स के प्रश्न, केमिस्ट्री से भी रहते हैं, लेकिन फिजिक्स एंड बायोलॉजी पर विशेष ध्यान देना है। पहले हम लोग बायोलॉजी के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी प्रेषित करते रहेंगे। ऐसे तो ज्योग्राफी का अलग से दिया जा रहा है, वो दारोगा के लिए स्पेशल, लेकिन अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो भी क्वेश्चन मटेरियल प्रेषित किया जा रहा है वो सारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो हायर कंपटीशन के हो या लोअर कंपटीशन हो। लेकिन अभी हाल में जो परीक्षा होने वाली है उसको ध्यान रखकर दिया जा रहा है। तो आज बायोलॉजी के लिए इतना ही, फिर दूसरे भी अगला मटेरियल को प्रेषित किया जाएगा। थैंक यू। बायोलॉजी में तो होगा।